नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ आपके सामने है। स्वदेशी आंदोलन की कथा है, लंबी है, वैसी ही रोचक। पढ़ने पर आपकी समझ में आ जाएगा। युग की चीज बनाई गई है, जितना हिस्सा इसमें है कथा का हिसाब उससे समझ में आ जाएगा। इसकी 4 पुस्तकें निकालने का विचार है। मुमकिन दूसरी इससे कुछ बड़ी हो। चरित्र इसमें मुन्ना बांदी का निखरा है, अगले में प्रभाकर का। इस बड़े उपन्यास को पढ़िएगा तो ज्ञान और आनंद वैसे ही बढ़ेंगे। 17वीं सदी का पुराना मकान नहीं प्रासाद, बल्कि गढ़ 2 मील घेर कर 4 दीवार, बड़े बड़े 2 प्रासाद, एक पुराना एक नया। हमारा मतलब पुराने से है। नए में जागीरदार रहते हैं, हैसियत एक अच्छे राजे की। कई ड्योढ़ियां, हर ड्योढ़ी पर पहरेदार। कितने ही मंदिर, उद्यान, मैदान, तालाब, प्राचीर, कचहरी, दोनों ओर आम लगी सीधी तिरछी चौड़ी संकरी सजी सड़कें। पीपल के नीचे चबूतरा, देवता, इक्के बुक्के आदमी आते और जाते हुए, भयंकर अट्टालिका पीछे की तरफ कुछ गिरी हुई। फिर भी विशाल उद्यान की ऊंची प्राचीर से सुरक्षित, भीतर भी रक्षा का अंतराल उठा हुआ। निकासों पर पहरे, पुरखों के सदी सदी के जरीन वस्त्र, बासन, तंबू, राजगृह के अनेकानेक साधन, माल, लसबाब, कागजात और खजाना रहता है। कितने ही कमरों में, दालानों में, बड़ी बड़ी बैठकों में आदम आकार की गची काठ की सैकड़ों पेटियां हैं। भीतर से कुफ लगा हुआ। नीचे सिंह द्वार पर लोहे के बड़े बड़े संदूकों में राजकोष है। बंदूक का पहरा, 5-6 बड़े बड़े आंगन। पीछे दक्षिण की ओर एक अहाते में कुल देवता रघुनाथ जी का मंदिर। दूसरी ओर ऊपर की मंजिल पर कई अच्छे कमरों के एक अंतपुर में बूढ़ी मौसी के साथ बुआ रहती है। बड़ी बड़ी खिड़कियां, प्राकार, उद्यान और सरोवर दिखते हैं। सूर्य की किरणों में चमकती हुई हरियाली, प्रात और संध्या की स्निग्ध वायु, रात में तारों से भरा आकाश, चांद, चांदनी, सूनापन। बुआ विधवा है, मौसी भी विधवा। बुआ की उम्र 25 होगी। लंबी सुतार वाली बंधी पुष्ट देह, सुढ़र गला, भरा उर, कुछ लंबे मांसल चेहरे पर छोटी छोटी आंखें, पैनी निगाह, छोटी नाक के बीचों बीच कटा दाग, एक गाल पर कई दांत बैठे हुए। चढ़ती जवानी में किसी बलात्कारी ने बात न मानने पर यह सूरत बनाई, फिर गांव छोड़कर भग खड़ा हुआ। इज्जत की बात, ज्यादा फैलाव न होने दिया गया। बुआ की देह जितनी सुंदर है, चेहरा उतना ही भयंकर। वह जागीरदार खानदान की लड़की नहीं, मान्य की मान्य है। बुआ के भतीजे का भाग, गरीब थे, जागीरदार को लड़की ब्याहनी थी। लड़का ढूंढा, वह पसंद आए, बुला लिया। बच्चे थे, पढ़ाया लिखाया। उठना बैठना, बातचीत, रईसी के अदब और करीने सिखलाएं। फिर निबाह के लिए एक अच्छी खासी जमींदारी लड़की के नाम खरीद कर उनके साथ ब्याह कर दिया। ब्याह पर दामाद साहब का लंबा कुनबा आधम का। बुआ इसी में है, बहुत निकट की। जब भी बंगाल के प्रतिष्ठित प्रायः सभी ब्राह्मण और कायस्थ पहले के युक्त प्रांत के रहने वाले हैं, पर वे बंगाली हो गए हैं। यह जागीरदार परिवार आदि से युक्त प्रांतीयता की रक्षा कर रहा है। आने पर समधिन साहिबा यानी राजकुमारी की माँ रानी साहिबा ने बुआ को बुलाया। अपनी 16 कहारों वाली गद्दीदार पालकी भेज दी। साथ वर्दी पहने 4 सशस्त्र सिपाही। खिड़की के कब्जे पकड़ने के लिए दोनों बगल 2 नौकरानियां। विधवा बुआ विधवा के श्वेत स्वच्छ वस्त्र से गईं। रानी साहिबा नई अट्टालिका में रहती थीं। बड़े तख्त पर ऊंची ऊंची गद्दियां बिछी थीं, ऊपर स्वच्छ चादर, कितने ही तकिए लगे हुए। सामने ऊंची चौकी पर पीकदान रखा हुआ, बगल में पानदान। विशाल कक्ष, साफ सुथरा, संगमरमर का फर्श, दीवारों और छत पर अति सुंदर चित्रकारी। बीच में श्वेत प्रस्तर की मेज पर चीनी फूलदानी में सुगंधित पुष्प, हाथ से खींचे जाने वाले पंखे की रस्सी दीवार में किए छेद से बाहर निकालकर व्हील पर चढ़ाई हुई। 3 घंटे दिन और 3 घंटे रात की ड्यूटी पर 4 पंखा बेर लगे हुए। पंखा चल रहा है। तख्त की बगल में एक गद्दीदार चौकी रखी हुई है, बुआ के बैठने के लिए। जागीरदार साहब कुलीन है, साथ ही राजसी ठाट के धनिक। इनके यहाँ मान्यों की वह मान्यता नहीं रहती जो दूसरी जगह रहती है। यद्यपि इसका मुख्य कारण घमंड है, फिर भी ये अपनी बचत का रास्ता निकाले रहते हैं। इनका कहना है कि राज्य की मुहर रघुनाथ जी के नाम है, हम उनके प्रधान कर्मचारी हैं। हमारे सिर पर केवल रघुनाथ जी ही रहते हैं। दूसरे अगर इस राज्य की हद में हमारे सिर हुए तो वही जैसे इस राज्य के राजा बन गए। इससे रघुनाथ जी का अपमान होता है। इस आधार पर जलसों में जागीरदार साहब के मान्यों के आसन उनके पीछे ही रखे जाते हैं, हल्के आसनों पर बगल में भी नहीं। आने पर बुआ की सेवा के लिए रानी साहिबा ने एक बांदी भेजी, नाम मुन्ना। रानी साहिबा की प्रायः 10 दासियों में एक मुन्ना भी। 5-6 साल से नौकर,
हाल का ब्याह खातिरदारी कसरत पर और कुछ इस उद्देश्य से भी कि ऐसा दूसरा नहीं कर सकता। इतना सुख कहीं भी नहीं। मुन्ना की उतनी ही उम्र है जितनी बुआ की, उतनी ऊंची नहीं पर नाटी भी नहीं। चालाकी की पुतली, चपल, शोख, श्याम रंग, बड़ी बड़ी आंखें, बंगाल के लंबे लंबे बाल, विधवा, बच्चलन, सहृदय, प्राय हर प्रधान सिपाही की प्रेमिका, भेद लेने में लासानी, कितने ही रहस्यों की जानकार, प्रधान प्रधान, नायिका, दूती, सखी। रानी साहिबा ने जब जब रंडी रखने के जवाब में पति को प्रेमी चुनकर झुकाया, तब मुन्ना ने प्रधान दूती का पाठ अदा किया। उसी से रानी साहिबा को खबर मिली, बुआ की नाक कटी है, गाल पर दांतों के दाग हैं, अनुगामिनी सहचरी बनाने का इतना साधन काफी है। रानी साहिबा ने समधिन को बुलाया। मुन्ना की जबान बंगला है, असल में इसका नाम है मोना या मनोरमा। बुआ इलाहाबाद की ठेठ देहाती बोलती हैं। मुन्ना ने अपनी सरल सुबोध बंगला में रानी साहिबा से मिलने के करीने कई दफे समझाए, पर बुआ की समझ में कुछ ना आया। फिर बुआ की मानने के संबंध में युक्त प्रांत की बंधी धारणा थी, उसमें परिवर्तन हिंदूपन से हाथ धोना था। मुन्ना की सश्रद्ध रानी साहिबा के उच्चारण से बुआ अपने बड़प्पन को दबाकर खामोश रह जाती थीं। सोचती थीं, धर्म के अनुसार रानी साहिबा में और मुन्ना में उनके समक्ष कौन सा फर्क है। जो काम उनके लिए मुन्ना करती है, वही रानी साहिबा भी पुण्य के संचय के लिए कर सकती हैं। जो कुछ उन्होंने सीखा वह है बंगाली ढंग से साड़ी पहनना, मशहरी लगाना, तकिए का सहारा लेना, बंगाली भाजियों को पूर्वा पर विधि से खाना। ये भी इसलिए कि उनसे कहा गया था कि उनकी बहू अर्थात राजकुमारी बिना इसके उनसे मिलेंगी नहीं। जब वह आएंगी तब इसी वेश में रहना होगा। उनके जलपान के लिए ऐसी ही भाजियां देनी होंगी, थाली इसी तरह लगाई जाएंगी, नहीं तो वह भाग जाएंगी। एक क्षण के लिए नहीं ठहर सकती। मुन्ना के बतलाए हुए ढंग से बुआ ने एक सफेद साड़ी पहनी, विधवा के रजत वेश से पालकी पर बैठी। वहां के सभी कुछ उन्हें प्रभावित कर चुके थे। पालकी एक और हुई। कहारों ने पालकी उठाई और अपनी खास बोली से कोलाहल करते हुए बढ़े। अगल बगल दो दासियां, पीछे मुन्ना, दो सिपाही आगे, दो पीछे। पुरानी अट्टालिका से नई 4 फरलांग के फासले पर है। पालकी नई अट्टालिका के अंदर के उद्यान में आई। गुलाबों की क्यारियों के बीच से गुजरती हुई खिड़की के विशाल जीने पर लगा दी गई। सिपाही और कहार हट गए। जिस बाजू लगी उधर की दासी ने दरवाजा खोला। मुन्ना पानदान लिए हुए सामने आई और उतरने के लिए कहा। बुआ उतरी। दूसरी तरफ वाली दासी रानी साहिबा को खबर देने के लिए रनवास चली गई थी। रानी साहिबा तख्त की गद्दी पर बैठी थीं। लापरवाही से ले आने के लिए कहा। उनकी लड़की राजकुमारी बुला ली गई थी। माता की बगल में बुआ वाली चौकी से कुछ हटकर एक सोफा डलवाकर बैठी थी। दासी बुआ को लेकर चली। साथ मुन्ना। बुआ पर प्रभाव पड़ने पर भी मन में धर्म की ही विजय थी। उनका भतीजा ब्याह हुआ है, जिसके इन्होंने पैर पूजे हैं। ये उससे और उसकी माँ से बराबरी का दावा नहीं कर सकते। बुआ तो उनके इष्ट देवता से भी बढ़कर है। भाव में तनी हुई बुआ रनवास के भीतर गईं। वह समझे हुए थीं समधिन मिलेंगी, भेंट देंगी, आदर से ऊंचे आसन पर बैठा लेंगी, तब उससे कुछ नीची जगह पर बैठेंगी। जाति की है, जाति की बर्ताव वाली बातें जानती है। इसीलिए मुन्ना की बातें कुछ समझकर भी अनसुनी कर गई थीं। सोचा था यह बंगालिन हमारे रस्मों रिवाज क्या जानती है, पर भीतर पैर रखते ही उनके होश उड़ गए। रानी साहिबा पत्थर की मूर्ति की तरह मसनद पर बैठी रहीं। एक नजर उन्होंने बुआ को देख लिया। उनके चेहरे का सुना हुआ वर्णन मिलाकर चुपचाप बैठी रहीं। राजकुमारी ने आंख ही नहीं उठाई। एक दफे माता को देखकर सिर झुका लिया। मुन्ना ने भक्ति भाव से हाथ जोड़कर रानी साहिबा को, फिर राजकुमारी को प्रणाम किया। बड़े सम्मान के स्वर से बुआ को परिचय दिया। महारानी जी, राजकुमारी जी। बुआ पसीने पसीने हो गईं। कोई नहीं उठी। उनकी बहू को भी यह सीख नहीं दी गई। पद की मर्यादा सर हो गई। चुपचाप 2 रुपए निकाले और बहू की निछावर करके मुन्ना को देने के लिए हाथ बढ़ाया। मुन्ना घबराकर उन्हें देखने लगी, लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। यह रानी साहिबा का अपमान था। रानी साहिबा देखती रहीं। चौकी की तरफ उंगली उठाकर बंगला में बैठने के लिए कहा। बुआ को यह और बड़ा अपमान जान पड़ा। आसन नीचा था। उनकी नसों में बिजली दौड़ने लगी। वह द्रुत पद से मसनद के सिरहाने की तरफ गईं। तकिए के पास बैठकर रानी साहिबा की आंख से आंख मिलाते हुए कहा, समधिन, हम वहां नहीं बैठेंगे। वह जगह तुम्हारी है। अगर बड़प्पन का इतना बड़ा अभिमान था तो गरीब का लड़का क्यों चुना? रानी साहिबा का पानी उतर गया। तपमान से बोल बंद हो गया। क्षमा उनके शास्त्र में न थी। दांत पीसकर आधी बंगला आधी हिंदी में कहा,
तुम्हारा नाक पर क्या है? तुम्हारा गाल पर किसका दाग है? यहीं की तरह औरत पर हुए अपमान के दाग हैं, लेकिन हमारा चेहरा तुम्हारे दामाद से मिलता जुलता भी है। जैसा हमारा हमारे भाई का, वैसा ही उसका। वह चेहरा भी ब्याह से पहले तुम लोगों को कैसे पसंद आ गया। रानी साहिबा पर जैसे घड़ों पानी पड़ा। राजकुमारी झेप कर उठकर चल दी। शोर गुल होते ही कई दासियां दौड़ी। रानी साहिबा ने बुआ को उसी वक्त ले जाने की आज्ञा दी। बुआ दूसरे कमरे में ले जाई गईं। बांदियों ने अपनी एक चटाई बिछा दी। बुआ ने वहां कोई विचार न किया, बैठ गईं। रनवास गर्म हो रहा था। राजकुमारी ने अपने पति से शिकायत की, बुआ जी असभ्य है। दामाद साहब के मन में यह धारणा जड़ पकड़ चुकी थी। उन्होंने बात को दोहराया। अब रानी साहिबा भी आ गईं और अतिशयोक्ति अलंकार का सहारा लिया। बुआ रानी साहिबा पर चढ़ बैठी। गद्दी का सरहाना दबाकर उनका अपमान किया। अपशब्द कहे। रानी साहिबा ने उन्हें अपनी पालकी भेजकर बुलाया था। बैठने के लिए चंदन की जड़ाऊ चौकी रखवाई थी। भूत झाड़ने की तरह 1 या 2 रुपए लेकर राजकुमारी के सिर पर मुट्ठी घुमाने लगी। फिर मुन्ना दासी को देना चाहा। दासी ने नहीं लिया, वह कैसे ले सकती थी। फिर तरह तरह की बातें सुनाई जो गालियों से बढ़कर थीं। दामाद साहब ने सलाह दी, अब विदा कर देना चाहिए। रानी साहिबा इस पर सहमत नहीं हुई। कहा, आदमी बनाकर भेजना अच्छा होगा। फिर कहा, जाएगी भी कहाँ, तुम्हारी सगी बुआ है, अदब करीने सीख जाएगी तो विभावती राजकुमारी की मदद किया करेगी। रानी साहिबा की सहानुभूति से दामाद साहब ने प्रसन्न होकर सम्मति दी। एक दूसरे कमरे में रानी साहिबा ने मुन्ना को बुलाया और बुआ के सुधार के लिए आवश्यक शिक्षा दी। मुन्ना ने उनसे बढ़ाकर कहा कि लाख बार समझाने पर भी बुआ ने कहना नहीं माना। मुन्ना रोज 20 दफे उन पर रानी साहिबा का बड़प्पन चढ़ाती थी, पर वह सुनी अनसुनी कर जाती थी। रानी साहिबा ने अब के उपदेश के साथ अपने सम्मान से काम लेने के लिए कहा, जैसे स्वयं वह रानी साहिबा हो। इस बार बड़ी पालकी की जगह साधारण 4 कहारों वाली पालकी भाई, सिपाही और दासियां नदारद, सिर्फ मुन्ना। बुआ चुपचाप बैठकर चली आईं। त्याह के बाद जागीरदार राजा राजेंद्र प्रताप कलकत्ता गए। आवश्यक काम था। जमींदारों की तरफ से गुप्त बुलावा था। सभा थी। मध्य कलकत्ता में एक आलीशान कोठी उन्होंने खरीदी थी। ऐशो इशरत के साधन वहां सुलभ थे। राजा रईस और साहब सूबों से मिलने का भी सुभीता था, इसलिए साल में 8 महीने यहीं रहते थे। परिवार भी रहता था। राजकुमार इस समय वहीं पढ़ते थे। ये अपनी बहन से बड़े थे, पर अभी ब्याह न हुआ था। यह कोठी और सजी रहती थी। बंगाल की इस समय की स्थिति उल्लेखनीय है। 19वीं सदी का परार्ध बंगाल और बंगालियों के उत्थान का स्वर्ण युग है। यह 20वीं सदी का प्रारंभ ही था। लॉर्ड कर्जन भारत के बड़े लाट थे। कलकत्ता राजधानी थी। सारे भारत पर बंगालियों की अंग्रेजी का प्रभाव था। संसार प्रसिद्धि में भी बंगाली देश में आगे थे। राजा राम मोहन राय की प्रतिभा का प्रकाश भर चुका था। प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर का जमाना बीत चुका था। आचार्य केशवचंद्र सेन विश्व विश्रुत होकर दिवंगत हो चुके थे। श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की अतिमानवीय शक्ति की धाक सारे संसार पर जम चुकी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बंगला, माइकेल मधुसूदन दत्त के पद्य, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास और गिरीश चंद्र घोष के नाटक जागरण के लिए सूर्य की किरणों का काम कर रहे थे। घर घर साहित्य, राजनीति की चर्चा थी। बंगाली अपने को प्रबुद्ध समझने लगे थे। अपमान का जवाब भी देने लगे थे। अखबारों की बाढ़ आ गई थी। रविंद्रनाथ के साहित्य का प्रचंड सूर्य मध्य आकाश पर आ रहा था। D.L. राय की नाटकीय तेजस्विता फैल चली थी। सारे बंगाल पर गौरव छाया हुआ था। परवर्ती दोनों साहित्यिकों से लोगों के हृदयों में अपार आशाएं बंध रही थीं। दोनों के पद्य कंठहार हो रहे थे। जातीय सभा कांग्रेस का भी समादर बढ़ गया था। उसमें जाति के यथार्थ प्रगति के भी सेवक आ गए थे। इसी समय लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग किया। राजनीति के समर्थ आलोचकों ने निश्चय किया कि इसका परिणाम बंगाल के लिए अनर्थकर है। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की जड़ मारने के लिए यह चाल चली गई है। यद्यपि लॉर्ड कर्जन का मूछ मुड़ाने वाला फैशन बंगाल में जोरों से चल गया था। मिलने वाले कर्मचारी और जमींदार लाट साहब को खुश करने के लिए दाढ़ी मूछों से सफाचट हो रहे थे। फिर भी बंग भंग वाला धक्का संभाले न संभला। वे समझे कि चालाक अंग्रेज किसी रोज उन्हें उनके अधिकार से उखाड़कर दम लेंगे। चिरस्थायी स्वत्व के मालिक बड़े बड़े जमींदार ही नहीं, मध्य वित्त साधारण जन भी थे। इसलिए यह विभाजन की आग छोटे बड़े सभी के दिलों में एक साथ जल उठी। कवियों ने सहयोग पूर्वक देश प्रेम के गीत रचने शुरू किए। संवाद पत्र प्रकाश्य और गुप्त रूप से उत्तेजना फैलाने लगे। जगह जगह गुप्त बैठकें होने लगी। कामयाबी के लिए विधेय अविधेय तरीके अख्तियार किए जाने लगे।
संघबद्ध होकर विद्यार्थी गीत गाते हुए लोगों को उत्साहित करने लगे। अंग्रेजों के किए अपमान के जवाब में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिज्ञाएं हुईं। लोगों ने खरीदना छोड़ा। साथ ही स्वदेशी के प्रचार के कार्य भी परिणत किए जाने लगे। गांव-गांव में इसके केंद्र खोले गए। कार्यकर्ता उत्साह से नई काया में जान फूंकने लगे। विज्ञान की उस समय भी हिंदुस्तानियों के लिए काफी तरक्की हो चुकी थी, पर मोटरों की इतनी भरमार न थी। हवाई जहाज थे ही नहीं। तब कलकत्ते में बग्घियां चलती थीं। बाद को मोटरें हो जाने पर भी रईसों का विश्वास था, बग्घी रईसों के अधिक अनुकूल है, इससे आबरू रहती है। राजा साहब ने कई शानदार बग्घियां रखी थीं। कीमती घोड़ों से अस्तबल भरा था। शराब और वेश्या का खर्च उन दिनों चरम सीमा पर था। मांस, मछली, सब्जी और फलों के गर्म और क्रीम और बर्फदार ठंडे इतने प्रकार के भोजन बनते थे कि खाने में अधिकांश का प्रदर्शन मात्र होता था। वे नौकरों के हिस्से में आकर भी बच जाते थे। फूल और सुगंधियों का खर्च अब शतांश भी नहीं रहा। पुरस्कार इतने दिए जाते थे कि एक एक जगह के दान से नर्तकियों और गवैयों का एक एक साल का खर्च चल जाता था। आमंत्रित सभी राजे रईस व्यवहार में हजारों के वारे न्यारे कर देते थे। अगर स्वार्थ को गहरा धक्का न लगा होता तो ये जमींदार स्वदेशी आंदोलन में कदापि शरीक न हुए होते। इन्होंने साथ भी पीठ बचा कर दिया था। सामने आग में झुक जाने के लिए युवक समाज था। प्रेरणा देने वाले थे राजनीतिक वकील और बैरिस्टर। आज की दृष्टि से वह भावुकता का ही उद्गार था। सन 57 के गदर से महात्मा गांधी के आखिरी राजनीतिक आंदोलन तक स्वत्व के स्वार्थ में धार्मिक भावना ने ही जनता का रुख फेरा है। इसको आधुनिक आलोचक उत्कृष्ट राजनीतिक महत्व न देगा। स्वदेशी आंदोलन स्थायी स्वत्व के आधार पर चला था। उससे बिना घरबार के जमींदारों के आश्रय में रहने वाले दलित अधिकांश किसानों को फायदा न था। उनमें हिंदू भी काफी थे, पर मुसलमानों की संख्या बड़ी थी, जो मुसलमानों के शासनकाल में देशों के सुधार के लोभ से या जमींदार हिंदुओं से बदला चुकाने के अभिप्राय से मुसलमान हो गए थे। बंगाल के अब तक के निर्मित साहित्य में इनका कोई स्थान न था। उल्टे मुसलमानी प्रभुत्व से बदला चुकाने की नीयत से लिखे गए। बंकिम के साहित्य में इनकी मुखालिफत ही हुई थी। शूद्र कही जाने वाली अन्य दलित जातियों का आध्यात्मिक उन्नयन वैष्णव धर्म के द्वारा जैसा श्री राम कृष्ण और विवेकानंद के द्वारा हुआ था, पर उनकी सामाजिक स्थिति में कोई प्रतिष्ठा न हुई थी, न साहित्य में वे मर्यादित हो सके थे। ब्राह्मण समाज ने काफी उदारता दिखाई थी। आर्य समाज का भी थोड़ा बहुत प्रचार हुआ था, पर इनसे व्यापक फलोदय न हो पाया था। ब्राह्मण समाज क्रिश्चियन होने वाले बंगालियों के भारतीय धर्म रक्षण का एक साधन, एक सुधार होकर रहा। इसमें सम्मिलित होने वाले अधिकांश विलायत से लौटे उच्च शिक्षित थे। मुख्य बात यह कि परिस्थितियों की अनुकूलता के बिना उचित राष्ट्रीय संगठन नहीं हो सकता, न हो सका। हिंसात्मक जो भावना स्वतंत्रता की कुंजी के रूप से प्रचारित हुई, वह संगठनात्मक राष्ट्रीय महत्व कम रखती थी। गांधी जी का असहयोग इसी की प्रतिक्रिया है, पर इसकी एकता की अर्ध और गहरे पहुंची थी। अस्तु, इस समय गुप्त सभाओं का जैसा क्रम चला, वैसा और उतना सिराजुद्दौला के समय अंग्रेजों की मदद के लिए भी नहीं चला। कुछ ही दिनों में राजों, रईसों और वकील बैरिस्टरों से मिलने पर राजा राजेंद्र प्रताप की समझ में आ गया कि देश को साथ देना चाहिए। चिरस्थायी स्वत्व की रक्षा ही देश की रक्षा है। इस पर उन्हें जरा भी संदेह नहीं रहा। बहुत जगह दावतें हुईं, बहुत बार प्रतिज्ञाएं की गईं। वकील और बैरिस्टरों के समझाने से दूसरे जमींदारों की तरह राजेंद्र प्रताप भी समझे। उन्हें कोई खतरा नहीं, जिस मदद के लिए वह बात दे चुके हैं। पुलिस को उसकी खबर नहीं हो सकती, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती। दूसरों की तरह राजेंद्र प्रताप ने भी दावत दी। कोठी सजी, कलकत्ता के और वहां आए हुए बंगाल के जमींदार आमंत्रित हुए। निमंत्रण पत्र में लिखा गया, राजकुमारी के ब्याह की दावत है। अच्छे पाचक बुलाए गए। राजभोग पका, विलायत की कीमती शराबें आईं और कलकत्ता की सुप्रसिद्ध गायिका वेश्याएं। विशाल अहाते में जमींदारों की बग्घियों का तांता लग गया। प्रचंड रोशनी हुई। आलीशान बैठक में राजे और जमींदार गद्दियों पर तकियों के सहारे बैठे। शराब ढलने लगी। गायिकाओं के नृत्य और गीत होने लगे। कुछ ही समय में भोजन का बुलावा हुआ। राजसी ठाट के आसन लगे थे। सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन लगाकर लाया गया। सबने प्रशंसा करते हुए भोजन पाया। इशारे से बातचीत होती रही। सबके सब एक मत थे। भोजन के बाद थोड़ी देर तक गाना सुनकर सभी श्रेणियों के लोगों को इनाम देकर जमींदार लोग अपनी अपनी कोठियों को रवाना हुए। गायिकाएं भी गईं। केवल एक आदमी बैठा रहा। वह कलकत्ते का एक प्रसिद्ध बैरिस्टर है। उस समय कमरे में कोई न था। उसने राजेंद्र प्रताप से कहा, हमको जगह चाहिए।
आप लोगों के पास जगह की कमी नहीं, वहाँ कार्यकर्ता छिपकर काम करेंगे, आप उनकी निगरानी रख सकते हैं। हाँ, जगह आप लोग देंगे। आदमी हम। आप में जो कलकत्ते के रहने वाले हैं वे अपनी कोठियों में जगह नहीं दे सकते, उनसे हम रुपया लेंगे और किराए की कोठियों में काम करेंगे। हाँ, राजेंद्र प्रताप को विश्वास था कि वे दो चार को क्या 20 आदमियों को छिपा दे सकते हैं। घर के भीतर पुलिस के आने तक वे आदमी बाहर निकाल दिए जा सकते हैं, माल गहरे तालाब में फेंकवा दिया जा सकता है। पूर्व पुरुषों से जमींदारों की दुस्साहसिकता की जो बातें वह सुन चुके हैं और खुद कर चुके हैं, उनके सामने ये नगण्य है। सारा देश साथ है, बैरिस्टर ने कहा। घबराइएगा नहीं, हमारे आदमी पकड़ जाएंगे तो अपने पर ही कुल जिम्मेवारी लेंगे। आपको पकड़ाएंगे नहीं, कोठी में भी पकड़े जाएंगे तो उनका यही कहना होगा कि वे एकांत देखकर अपनी इच्छा से गए थे। राजा राजेंद्र प्रताप को विश्वास का बल मिला। बैरिस्टर कहते गए, किसी तरह की अनहोनी होती दिखे तो आप उन्हें जल्द सूचित कर दें। राजा साहब ने सम्मति दी। बैरिस्टर ने कहा, जो आदमी वहां आपसे मिलेगा वह आज से चौथे दिन तारकनाथ का आदमी कहकर मिलेगा। उसका नाम प्रभाकर है। उसके साथ 3 आदमी और होंगे। सामान की व्यवस्था की हुई रहेगी। भीतर ले जाने ले आने और भोजन पान का इंतजाम आप करा दीजिएगा। साथ इस तरह भेद न खुले, बहुत विश्वासी आदमी काम में रहें, जिनके जीवन की बागडोर आपके हाथ में हो। समझते हैं? हाँ, हमारा संबंध तो आपको मालूम है। राजा साहब मुस्कुराए। बैरिस्टर साहब ने कुछ देर तक ऐसी ही बातचीत की, फिर विदा हुए। राजा राजेंद्र प्रताप के कोचमैन मुसलमान हैं, 3 बग्घियां और 8 घोड़े कलकत्ता में हैं, कुछ अधिक राजधानी में। अली एक कोचमैन है, इनके पिता लखनऊ में रहते थे, पूर्वज ईरान के रहने वाले। बाद को शाह वाजिद अली के न रहने पर मटिया बुर्ज चले आए। शाही खानदान के दर्जी, कपड़े अच्छे सीते थे। अली आवारगी पसंद थे, सुई नहीं चला सके, घोड़े की लगाम थामी। हिंदू भी आदमी है, यह धर्मानुसार समझ में नहीं आया। हिंदू की आख्या गुलाम से बढ़कर नहीं की। अंग्रेजों से लड़ाई में मुसलमान हारे, इसकी वजह हिंदुओं की बेईमानी है, ऐसे विचार पाले रहे। फिर भी खामोशी से काम करते हुए गुजर करते रहे, यानी मालिकों से काम के अलावा दूसरी बात न की। किसी हिंदू को कभी राज नहीं दिया बल्कि लिया, और बड़ी सफाई से भलमन साहत के बहाने बंगालियों की बढ़ती से अली इस नतीजे पर आए कि बिना अंग्रेजी के चूल न बैठेगी, दूर तक पहुंच न थे। पुलिस के मुसलमान दारोगा को राज देने और उनके इशारे पर काम करने कराने लगे। उन्हें एक एक ही कुंजी मिली। जमींदारी हिंदुओं की, कारोबार हिंदुओं का, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हिंदू, वकील, बैरिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर भी हिंदू। यही हिंदू अंग्रेजों से मिले और मुसलमानों से दगा की। अली की आंख खुल गई। यह मिलने का नतीजा है कि चारों तरफ हिंदू मंडला रहे हैं। सरकार हर एक की है, भूखों मरने वाले भूखों न मरेंगे। अगर सरकार को साथ दिया, सरकार ने बंगाल के 2 हिस्से किए हैं, यह मुसलमानों के फायदे के लिए। आए दिन ये जमीनें मुसलमानों की। जमींदारी का यह कानून न रहेगा। नवाबों से सारी मुसलमान रैयत को फायदा नहीं पहुंचा। नक्शा आंख के सामने आया। बादशाह से वह दब गया था। कुछ यहाँ सुना, कुछ वहां, कुछ अपनी तरफ से सोचा। स्वदेशी का आंदोलन चल चुका था। बातें मुसलमान और इतर वर्ग के नेता फैला रहे थे। अंग्रेजी शासन के प्रारंभ से ऐसी तोड़ वाली बातों का महत्व है। अली को कामयाबी हुई। लड़का पढ़ रहा था, एंट्रेंस में 20 साल की उम्र में फेल हुआ, थानेदारी के लिए चुन लिया गया। उन्होंने देखा था, उनके राज से थानेदार इंस्पेक्टर हो गए थे। वह अपने लड़के को राज देने लगे। पहले मालिक की गर्दन नापी, सोचा असामी बड़ा है, तरक्की लंबी होगी। आंदोलन का हाल मालूम था। राजा साहब जहां जहां गए थे, लड़के से कहा, कोठी में जिनकी जिनकी बग्घी आई थी बतलाया। मुसलमान कोचमैनों के नाम लिखवाए, भीतरी सूरत से गवाही ले लेने के लिए। फिर कहा, राजा थिएटर रोड वाली मशहूर तवायफ एजाज के घर जाता है, वह भी कभी कभी कोठी आती है, कभी अपने वहां बिलासपुर साथ ले जाता है, वहां महीनों ठहरती है। पुत्र ने गंभीर होकर कहा, सरकार से बगावत की तो मिट जाएगा, खैर राज भी खुल जाएगा, आप आराम कीजिए। अली के लड़के का नाम यूसुफ है, पर हैं बदशक्ल। अली भी शक्ल से ईरानी नहीं मालूम होते। मुसलमान तोड़े कसते हैं, अली हिंदुस्तान पर बुखार उतारते हैं। ऐसा मुल्क है कि हुमा भी चुगत की शक्ल में बदल जाता है। फिर फारिस के मशहूर लोगों को अपने खानदान का करार देकर उनके रंग और रूप की तारीफ करते हैं। यूसुफ ने कसकर डायरी लिखी। फिर मामले में हाथ लगाने की देर तक सोचते रहे। उनके हलके में न राजा राजेंद्र प्रताप की कोठी आती थी, न एजाज की। वह थाने के बड़े थानेदार भी न थे। उनसे बड़े जो 2-3 अफसर थे, कुल के कुल बंगाली, वह खिंचे।
कमिश्नर से मिलने की सोची पर हिम्मत न हुई। कोई राज सरकार के खिलाफ नहीं मालूम हुआ, अभी सबूत भी नहीं। असामी बड़े बड़े हैं, बाप नौकर, धेले की बुलबुल हाथ न लगे और टका हुश्काई पड़ जाए, पुलिस की आंख में गिर जाना है। उन्हें हिम्मत हुई, एजाज मुसलमान है, इससे काम निकल सकता है। फिर कच्चे पड़े, उसका राज किसी बड़े मुसलमान के यहाँ रहता होगा, सीधी बातचीत करेंगे तो पकड़ जाएंगे। कुछ देर कशमकश में रहे, फिर रहा नहीं गया, शिकार हाथ से निकल जाएगा। किसी बड़े के कान में बात पड़ी तो अपना बस ना रहेगा, और नामवरी भी शिकार में हाके वालों की रहेगी। बड़ा नाजुक वक्त है, सरकार को सबूत दिलाया जा सका तो रात भर में महल खड़ा हो जाएगा। यूसुफ पिता के कमरे में गए, अली की आंख न लगी थी। आवाज पर उठे, यूसुफ बैठे, कहा, उस रंडी को एक दफा हल्के में ले आना है, जहाबरमल डागा या जौहरी को फांसिए, उसका मुजरा कराएं। अली की निगाह बदली, कहा, अबे उल्लू के पट्टे, वहीं ढेर हुआ जहां दुश्मन। ये बक्काल बात पर आएंगे, ये बड़े आदमी हैं, इनका राज बड़ों में रहता है, यों पर बंध जाते हैं, भेद खुल जाएगा। बात मान, मछुआ बाजार के गुंडों से काम ले, शिकायत लिखवा, देख कैसी बेपर की उड़ाते हैं। उसका भी कुछ राज लिया या खातून समझ बैठा। अली ने करवट बदली, यूसुफ चले आए। दूसरे दिन कुछ गुंडों की मदद ली, भले आदमी बने रहने वाले 2 आदमी फंसे। उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, कुछ पढ़े लिखे थे पर बयां अंगूठा घिस कर गए थे। अंगूठे का निशान लगाया। गुंडों ने कहा, हुजूर का काम हो गया, अब चड्ढी कट गई। बाहर निकलकर कहा, अब बेटो साल भर इनके सिर चढ़े घूमो, फिर यही बंद है या तुम न बंधोगे, यह फंसेगा नया थानेदार। अब चलो शराब पिला दो और जल्द इस हल्के से कुछ कमा लो। कनी ने रुस्तम से कहा, दाम दे दे, उस्ताद खरीद लेंगे। रुस्तम ने 5 रुपए का नोट उस्ताद कमर को दिया। कमर को मालूम था एजाज शरीफ है, शहर में उसकी इज्जत है, गाने में लासानी उसके खाते में दर्ज है। पहला नाम, इनाम भी देती जाती है, हर महीने 20 रुपए। सोचा, अच्छे खासे रईस की हैसियत उसकी, 400 महीने का अंग्रेजी पढ़ा 71 रखे हैं, यह थानेदार चपेट में आएगा, मामला जैसा भी हो मालूम हो जाएगा। सोचता, लापरवाही से साथियों के साथ बढ़ता हुआ देशी शराब की दुकान की तरफ मुड़ा और भीतर घुसकर 2 आदमियों से 2 बोतलें खरीदी। तब सस्ती थीं, वहां से बाजार की तरफ चला। एजाज देखते देखते मशहूर हो गई। वह एक बड़े तवायफ की बेटी है, शिक्षा कायदे से हुई है, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी अच्छी जानती है, गाने बजाने की भी बड़े बड़े उस्तादों से तालीम मिली है। नए पुराने दोनों तरह के गाने जानती है। बेजोड़ सुंदरी, गोराई काफी निखरी हुई, उंगलियां, हाथ, पैर, गला, नाक, आंखें, भौहें सब लंबी लंबी जैसे चंपे की कली, पहनावा भी वैसा ही लंबा, प्रांत प्रांत और देश देश का पहनावा करने वाली। उम्र 30 साल की होगी, साल भर से राजा राजेंद्र प्रताप की नौकर है, 2000 महीना लेती है, साथ बाहर भी जाती है और राजधानी भी। राजधानी में उसके लिए अलग बंगला है। कुछ महीनों से राजा साहब ने दूसरी महफिल का गाना रोक दिया है। कलकत्ते में उसकी अपनी आलीशान कोठी है, चारों ओर लान, बगीचा, फौवारे लगे हुए, गुलाब और ऋतु पुष्पों के पेड़, पत्थर की परियों की नंगी मूर्तियां, काड़ी बरामदा, नीचे और ऊपर सजी हुई बैठकें, विभिन्न प्रकार के साज, सुंदर सुंदर तैलचित्र, फाटक पर संतरियों का पहरा, दास और दासियां। गाड़ी बरामदे की ऊपर वाली छत पर फलों के टब रखे हुए हैं। मेज पर दस्तरखान बिछा हुआ है, गुलाब की सजी फूलदानी रखी हुई है, गिलास में रोजेड बर्फ मिला रखा है, अभी लाल फेन नहीं मिटा, सूरज डूब चुका है फिर भी उजाला है। सड़क के आदमी देख पड़ते हैं, मंद मंद दखिनाव चल रहा है, एक एक झोंके से कविता आकर गले लगती है। एजाज बैठी हुई गिलास के फूटते हुए फेन के बुलबुले देख रही है, रसीली आंखों से मालूम नहीं कौन सा विचार लगा हुआ है। एक कनीज खड़ी हुई आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। इसी समय यूसुफ फाटक पर देख पड़े। एजाज ने देखा, फिर आंखें फेर लीं। यूसुफ ने एजाज को नहीं देखा। संतरी के पास कुछ सेकंड के लिए खड़े हुए, मिलना चाहते हैं कहा। संतरी ने सिर हिलाकर भीतर जाने का इशारा किया। यूसुफ निकल गए, पोटिकों से बरामदे पर गए। कुर्सियां रखी थीं, एक बेरा खड़ा था, आदर से बैठने के लिए कहा। यूसुफ बैठे। बेरा ने कार्ड मांगा, कार्ड यूसुफ के पास नहीं था। उन्होंने कहा, सरकारी काम है, फ्रेंडी सरकारी काम में आ सकती है, कोई बड़ा काम होगा जो मर्दों का किया हुआ नहीं पूरा हुआ। सोचता हुआ वह 71 के कमरे में गया, खबर दी एक साहब तशरीफ ले आए हैं। कार्ड मांगने पर कहा, सरकारी काम है, सेक्रेटरी का खास वक्त यही है,
शाम के 4 से रात के 10 तक इसी वक्त वह ऑफिस करते हैं, पत्रों के जवाब लिखते हैं, मिलने वालों से बातचीत करते हैं। अपने कमरे से उठकर बाहर आए, यूसुफ साहब से हाथ मिलाया, पूछा, जनाब का नाम? हाँ, एक है, मगर इस वक्त तो यही कि हम सरकारी। सेक्रेटरी कुछ सेकंड देखते रहे, पूछा, क्या हुक्म है? हम मालिका मकान से मिलना चाहते हैं। उस वक्त दूसरा भी कोई होगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। आपको अपना कुछ पता देना होगा अगर आप अपना नाम नहीं बतलाना चाहते। फिर किस सरकारी काम से यहाँ आने की जहमत गवारा की? फरमाना होगा और मुझसे, मैं उनसे अर्ज करूंगा, फिर उनका जवाब आपको सुनाऊंगा। यह ऐसा काम नहीं। मान लीजिए वह नौकर हैं, खातून की हैसियत से रहने की कैद है। आप पहले फरमा चुके हैं, कोई दूसरे रहेंगे तो मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ। फिर कहा, मैं आपसे कुल बातें कह दूं, आप जवाब ला देंगे अपना नाम या पता बताने के बाद। यह शायद किसी खास दर्जे की खातून के बर्ताव में आता है। गुस्ताखी मुआफ फरमाएं। ट्रंडी का मकान समझकर कितने ही लुच्चे आते हैं। हमें पेशबंदी रखनी पड़ती है। सरकारी काम की पाबंदी हमें कबूल है, लेकिन वह कैसा सरकारी काम है यह आप उन्हीं से कहेंगे। मैं उनका सेक्रेटरी हूँ, मुझसे नहीं। मेरे सामने भी आपको कहना मंजूर नहीं। ऐसी हालत में भी आपको लुच्चा न समझकर सरकारी काम से आया हुआ अफसर समझूं। मैंने कहा, वह नौकर है, खातून की तरह रहती है। इस पर भी आपने एक तुर्रा कस दिया। एक भले आदमी की तरह इतना समझने की तकलीफ भी आपको गवारा नहीं हुई कि जिन्होंने मालिका मकान को नौकर रखा है, उन्हें उनकी बेपर्दगी पसंद ना होगी। दोनों में नौकरी की शर्तें होंगी। मैं समझा। अफसर को गाली आपने दी। अफसर क्या है यह आपको अच्छी तरह मालूम होगा। अफसर इस तरह नहीं आता, न यूं जवाब देता है। वह अपनी जगह पर बुलाएगा और नौकरी की कुल शर्तों को तोड़कर खातून साहिबा को चलकर मिलना होगा। उस वक्त हम कुछ ऐसी तैयारी ला देंगे कि खातून साहिबा उम्र भर याद रखेंगी हम कोई हैं और दर्ज होकर आए हैं। लौट कर कुछ लिखेंगे और भेजेंगे। आप सिकत्तर हैं इसलिए मिल सकते हैं, और हम सरकारी काम से आए हैं इसलिए नहीं मिल सकते। आपको खौफ है जैसे हम कोई चाकू लिए हुए हैं और उनकी नाक काट लेंगे। यूसुफ की दहाड़ से सेक्रेटरी साहब दबे। कहा, हमें जैसी हिदायत है हमने आपसे अर्ज कर दी। फिर संभल कर बोले, अफसर जब बुलाएंगे तब लिखकर बुलाएंगे या अपने नाम से आदमी भेजकर? मेरी समझ में नहीं आता, अफसर का बुलावा खुफिया तौर से कैसे होगा? फिर जवाब मुख्तार आम से भी दिया जा सकता है या इन्हीं को हाजिरी बजानी पड़ेगी। आप ये नहीं समझे कि सरकार मुख्तार आम का पेश होना मंजूर कर भी सकती है, और नहीं भी। आप जैसी बातें कर रहे हैं इनसे उलझन बढ़ती है। नतीजा साफ है, आपके हक में कैसा होगा। तैयार रहिए। हम इतना जानते हैं, कई हजार रुपए हम इनकम टैक्स देते हैं। सरकार की निगाह में इसकी इज्जत है। फिर आपको कुल माजरा समझा दिया गया है। एक प्रोविंशियल मेरे साथ भी है। अच्छी बात, अब मैं आपसे समझूंगा, तैयार रहिए। आप अपना भेद नहीं बताना चाहते। मैं कहता हूं, बगैर कुछ भेद दिए आप बचकर नहीं निकल सकते। थानेदार घबराए, फिर हिम्मत बांधकर कहा, हम जब यहाँ आए समझिए रत्ती रत्ती हाल मालूम करके। हम अंधे नहीं, सच आपके मकान का ठाठ आपकी हैसियत बयान कर रहा है, मगर हमारी बात मानिएगा तभी फायदा उठाइएगा। सरकार के यहाँ नेकनामी लिखी जाएगी। जब तक हमें इसका गुमा भी न होगा कि आप कौन हैं, हम आपके साथ लगे लगाए रहेंगे। उधर हमारे पैर तभी उठ सकते हैं जब हमें कुछ राज मिल जाएगा। इस तरह से मिलने एक ही महकमे के आदमी आते हैं। नाम वह कभी नहीं बताएंगे, सिर्फ काम बतला जाएंगे। कर दिया तो नेकनामी, न किया या धोखा दिया तो इसकी सजा है। समझिए, हम पुली, आप जो काम बतला जाएंगे उसका हासिल मालूम करने के लिए आप ही आएंगे या कोई दूसरे? हम ही आएंगे। मुमकिन और आदमी हमारे साथ हों। बात को गिरह पड़ गई तो बड़े साहब भी आ सकते हैं। सेक्रेटरी उठकर अपने कमरे में गया। दिन, तारीख, मास, साल, समय और पुली के नाम से कही हुई उस आदमी की कुल बातें उसकी शक्ल के वर्णन के साथ लिख ली। एक सिपाही को बुलाकर कहा, तुम 2-3 छिपे तौर से इस आदमी का हाल मालूम करो। पूरा पता ला सके तो इनाम मिलेगा। आदमी बरामदे में बैठा है, कोई छेड़ न करना। फिर बाईजी के पास खबर भेजी कि जरूरी काम से मिलना है। आप सुन रहे थे कहानी बरल से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास चोटी की पकड़ भाग 1। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।